Good evening, everyone. चलो, बहुत लंबे समय के बाद फिर से क्लास स्टार्ट हो रहा है। बीच में लगभग 12 4 16 मतलब मान के चलो 16 17 दिन का गैप हो गया था। लेकिन 16 17 दिन में लगातार हम तुम लोग के लिए मॉक टेस्ट दिए। तुम लोग को फ्री नहीं रखे। लगातार तुम लोग को मॉक टेस्ट दिए हैं। अब वो मॉक टेस्ट कितने लड़के लोग सीरियसली लिए हो, ये तुम लोगों को ही पता होगा। तो मेरा जो लेक्चर था वो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस पे चल रहा था। इसमें जो पहला लेक्चर था उसमें हम बताए थे कि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कब कब हुआ है, कहाँ हुआ है, और पहला से लेके जो फोर्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है वो हम लोग पढ़े हुए थे। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिफ्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है। इसमें हम तुम लोग यही बोले थे कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक तरीके एक बार है कि स्टार्टिंग में मेरा प्लानिंग था कि पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उसको ही पढ़ा दे। लेकिन है कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने के चक्कर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा चीज है कि जो स्टोरी वगैरह है वो छूट जा रहा है। ठीक है, तो फिर भी हम पॉइंट टू पॉइंट ही रखने की कोशिश किए हैं। ये जो फिफ्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन थोड़ा ये डिटेल गया। जो पहले का प्लानिंग था कि 2 से 3 या 4 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, वो हो सकता है कि 1 2 लेक्चर और बढ़ जाए। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 2 लेक्चर बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन तुम लोग को सारा चीज डिटेल में कंप्लीट करेंगे। अभी देखो, राजस्थान का जो एग्जाम हुआ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसमें तुम देखो जो मैक्स बहुत सारा क्वेश्चन तो आया तुम्हारा सीधा ईएमटी से आया। ये सब क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल जो था, सेकंड नंबर वगैरह, ये सब क्लास में करवाया गया था। इसमें कि पेपर देख के यही लग रहा है कि जिसका भी 50% के आसपास आया होगा जो लड़के का, उसका सिलेक्शन हो गया। ये देखना कभी तुम लोग को टनेज फैक्टर क्या होता है ये भी बताया गया है, टनेज फैक्टर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी है कि एनपीवी वगैरह डिप्लोमा वाले से तो नहीं बना होगा, लेकिन गेट वाले से सभी लड़के लोग जो बीटेक वाले होंगे वो बनाया होगा। तो जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के यही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से दिया है। ईएमटी से दिया हुआ है, एक गोराई से दिया हुआ है, इसलिए बार बार बोलते हैं कि एक गोराई। कम से कम थ्योरी वाला तुम लोग और इजी जो न्यूमेरिकल मेरा 16 17 लेक्चर का न्यूमेरिकल है उसको अच्छे से कंप्लीट करके रखो, तो डिप्लोमा वाला लेवल पे किसी एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा। बाकी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लग रहा है ये जो असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर का एग्जाम था ये मेनली बीटेक वाले के लिए ही था। तो बीटेक वालों को तो अच्छा लगा होगा सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को। तो बहुत लड़के लोग जो इसको तैयारी किए होंगे तो उसका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है। जैसे देखो, ये सब सर्कुलर क्वेश्चन था ना, ब्लास्टिंग पीपीवी वाला। ये बेथोलीथ वगैरह देखा ना, ये एमटी वॉल्यूम लेक्चर 1 में जो पढ़ा है, बेथोलीथ क्या होता है, लेकोलीथ क्या होता है। बाकी एमएमडीआर एमसीआर वगैरह का जो लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा।
स्ट्रिक वगैरह तुम लोग भी पता है कि स्ट्रिक क्या है, जो क्लास में बताए हैं। स्टेपल पिट क्या होता है, और रॉक मिनरल गैंग क्या है, सबका डिफरेंस अच्छे से बताए हुए थे। इसलिए कि देखो तुम लोग इस क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के रूप में तुम लोग देंगे। मॉक टेस्ट एक पार्ट 1 ऑलरेडी तुम लोग के लिए सेट किया जा चुका है, जो ग्रुप में शेयर भी किए थे। नेक्स्ट पार्ट वगैरह भी इसमें बहुत जल्द आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग अपना देख लेना कि कितना क्वेश्चन तुम लोग से बन रहा है। अभी था कि जो भी क्वेश्चन सेट अभी जो तुम लोग का टेस्ट में हो रहा था, वो था डीजीएमएस का जो एग्जाम हुआ था, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, जो पेपर था माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड सेफ्टी, उससे रिलेटेड टेस्ट लिए। विनिंग एंड वर्किंग से टेस्ट लिए, सेकंड क्लास वाला का पूरा मॉक टेस्ट दे दिए। तो पता नहीं तुम लोग कितने लड़के लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हो, क्योंकि हम रिजल्ट वगैरह चेक नहीं किए तुम लोग का। ठीक है, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तुम लोग अपना review रखो। वैकेंसी के बारे में कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताएगा, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगा। बस यही ध्यान रखो, वैकेंसी जरूर आएगा। एग्जैक्ट डेट कब आएगा ये कोई नहीं बता पाएगा। अभी तक टोटल सभी को पता है 12 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हो चुका है। 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस तो लग रहा है तुम लोग को पढ़ा दिए हैं क्या पहले ही। ठीक है, देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये जो 5th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। कब हुआ था? 26-27 दिसंबर 1980 को हुआ था। पहला चार जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस था, वो क्या था कि कोई ना कोई डिजास्टर हुआ है, उसके जस्ट बाद हुआ है। ये जो पांचवा था, पांचवा का ऐसा कुछ नहीं था। पांचवा पहला तीसरा, ठीक है। फर्स्ट जो थ्री था वो हुआ था, मतलब क्या बोलो, एक तरीके से मेजर डिजास्टर के जस्ट बाद। फोर्थ के बारे में लिखा हुआ था क्या कि नॉर्मल कोर्स में हुआ था, इसके पहले कोई बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ था, जस्ट मतलब उसी ईयर में। लेकिन 1975 में हुआ था, तो 1975 वाले को यहाँ पे ज्यादा कंसीडर नहीं किया है कि 1975 में अगर डिजास्टर हुआ था चशमाला वाला, तो अगर 75 में हो जाता, 76 में हो जाता, तो कंसीडर कर लेता है कि हाँ कि चौथा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस भी जो हुआ है वो बड़ा डिजास्टर के बाद हुआ है। लेकिन ये 3 साल का गैप के बाद हुआ है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया है कि इसके कि कोई बड़ा डिजास्टर के बाद हुआ है। जबकि पहला थ्योरी का क्या था कि चीनाकोरी, धोरी और जीतपुर का जो एक्सप्लोजन हुआ था, उसके जस्ट बाद हुआ था, इमिडिएटली हुआ था। ये जो पांचवा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है, इसका जो पहला पॉइंट था कि इसमें डिफाइनिंग द सेफ्टी पॉलिसी ऑफ द माइनिंग कंपनी। तो देखो, अभी कोल इंडिया का जब हम लोग एनुअल रिपोर्ट वगैरह पढ़ते हैं, तो देखना स्टार्टिंग में ही पहला पेज में, फर्स्ट कुछ पेज में रहता है कि कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी क्या है। या तुम किसी भी प्राइवेट माइंस का अगर वो जो उसका बुकलेट वगैरह जो होता है, अगर उसको ओपन करोगे, तुमको वहां नजर आएगा कि हाँ सीएमडी का संदेश, चेयरमैन का संदेश, इस सेफ्टी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। फिर वहां पे आता है कि हाँ कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी क्या है। तो ये जो पांचवा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे बोला गया था कि सभी माइनिंग कंपनीज का एक डिफाइन एकदम सेफ्टी पॉलिसी होना चाहिए। सुरक्षा नीति पूरे अच्छे तरीके से वेल मैनर में एक डिजाइन किया हुआ होना चाहिए, डिफाइन किया हुआ होना चाहिए। इसमें क्या क्या, इसके अंदर में क्या क्या पॉइंट दिया गया है कि ये सर्वसम्मति से एक्सेप्ट किया गया था कि प्रत्येक कंपनी, चाहे वह पब्लिक हो, सरकारी कंपनी हो
या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, सभी कंपनी का अपना एक वेल डिफाइंड पॉलिसी होना चाहिए किसको लेकर, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ इट्स एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय का, कि जो उस कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति हैं, या वो सरकारी कंपनी हो या वो प्राइवेट कंपनी हो, किसी भी प्रकार की कंपनी हो, तो उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उसके सेफ्टी और हेल्थ के लिए एक वेल डिफाइंड पॉलिसी होना चाहिए। और उस पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए, तो ये जो पॉलिसी होना चाहिए could be laid down in the form of resolution at the company's board meeting, कि जो कंपनी का जो डायरेक्टर लोग का जो मीटिंग होता है उसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड मीटिंग बोला जाता है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, वहां पे ये सेफ्टी पॉलिसी का प्रस्ताव एक तरीके से बोलो वहीं से रखा जाएगा, वहीं से बनेगा। और इन डिफाइनिंग सच ए पॉलिसी कंपनी शुड स्पेल आउट एमंग अदर थिंग्स द फॉलोइंग, क्या क्या उसको वहां डिफाइन में होना चाहिए पॉलिसी में, कि सेफ्टी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी जो बनाया गया एम्प्लॉय का उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके लिए क्या फंड और फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो सेफ्टी और हेल्थ के लिए जो पॉलिसी बनाया गया है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फंड का मान लो पैसा की जरूरत पड़ेगा, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का जरूरत पड़ेगा, तो फर्स्ट फंड एंड फैसिलिटी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। फिर नेक्स्ट क्या है कि सेटअप फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी, की पॉलिसी बना दिया गया है तो पॉलिसी को क्या है कि हर एक लेवल पे एग्जीक्यूट करना होगा, तो उसके लिए क्या है कि किस तरीके से ये पॉलिसी को डिफरेंट लेवल पे एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो इसके लिए जो ईच लेवल पे जो इसका क्लोज मॉनिटरिंग कर पाए, जैसे मान लो सीसीएल बना दिया एक पॉलिसी, तो माइन लेवल पे वर्कर हो गया, वर्कमैन इंस्पेक्टर हो गया, सबका एक डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज फिक्स कर दिया, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, असिस्टेंट मैनेजर, शिफ्ट इंचार्ज मैनेजर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, जनरल मैनेजर, सभी के फिक्स कर दिया है कि हाँ आपका ये ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और फिर अरेंजमेंट फॉर पब्लिशिंग द अबव एमंग द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द माइनिंग पर्सनल वर्कर्स, देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और क्या है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है, फंड फैसिलिटी सब पब्लिश भी होना चाहिए ना, तो डिफरेंट सेगमेंट, माइनिंग पर्सनल हो गया, वर्कर हो गया, उसका जो वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, कंसर्न जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो कि सभी के पास वो पब्लिश होके जाए, तो इसका भी अरेंजमेंट करके रखना है। तो तुमको इतना ज्यादा डिटेल नहीं जानना है, ये सिर्फ ध्यान रखना है कि हाँ सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ द कंपनी जो है उसके बारे में कहाँ बात किया गया है, वो 5वां नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में बात किया गया है। इसी में क्या बात किया गया है कि जो हम लोग कभी कभी देखते हो ना, जो एक चार्ट ऐसा बना हुआ रहता है, इसमें दिया हुआ रहता है कि फॉल ऑफ रूफ, रूफ फॉल के कारण 10% एक्सीडेंट हुआ, कॉलेज रोड में ट्रेवलिंग करने के कारण 5% का एक्सीडेंट हुआ, वेंटिलेशन अच्छा नहीं था उसके कारण 2% एक्सीडेंट हुआ, किसी माइंस से मान लो डेथ नहीं एक्सीडेंट हुआ, एक्सप्लोजन हो गया माइंस में जिसके कारण एक्सप्लोजन के कारण 1% एक्सीडेंट हुआ डिफरेंट माइंस में। इस तरीके जो चार्ट पेपर है, जो चार्ट बन माइन वाइज एंड काउज वाइज, कि जितने भी फेटल एक्सीडेंट हुए हैं या सीरियस एक्सीडेंट हुए हैं लास्ट 3 इयर्स में किसी भी माइंस में, तो प्रत्येक जो आईएसओ है, जो इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी का, वो क्या करेगा, पिछले 3 साल का जो भी जिस भी माइंस में जिस भी कारण से जो एक्सीडेंट हुआ है, फेटल या सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका वो माइन वाइज और काउज वाइज एनालिसिस करेगा। कि मान लो एक माइंस हो गया धोरी खास, धोरी खास में पिछला 3 साल में कौन कौन सा एक्सीडेंट हुआ है, किस कारण से हुआ है, तो माइन वाइज काउज वाइज हो गया। तो इस तरीके से हर एक माइंस का, तो हर एक आईएसओ का अपना अपना एक ज्यूरिडिक्शन, अपना एरिया होता है, अपना क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्या है कि
इस एनालिसिस पे कि जो माइन वाइज और काउज वाइज अगर बोल दो कि एनालिसिस के बाद के बारे में कहाँ पे बात किया गया, पहला नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में, चौथा में बात किया गया है, पांचवा में बात किया गया, तीसरा में बात किया गया है, तो ये पांचवा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में बात किया गया है। अब क्या है कि इस एनालिसिस के बेसिस पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा, जिसमें सीएमडी हो गया, डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर ऑपरेशन, जैसे मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कोल इंडिया की बात करें तो देखते हो ना साइड में पहला ही जो रहता है सीएमडी हो गया, उसका डीटी ऑपरेशन हो गया, डीटी पीएनपी हो गया, डीटी फाइनेंस हो गया, डीटी पर्सनल हो गया, जितना डायरेक्टर है सब डायरेक्टर लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग क्या करेगा, प्रत्येक साल मीटिंग करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो जो माइन वाइज काउज वाइज एनालिसिस हुआ है उसके लिए एक सेफ्टी कैंपेन प्रोग्राम चलाएगा कि जो एक्सीडेंट माइंस में अवॉइडेबल है, जिसको हम लोग टाल सकते हैं, उस एक्सीडेंट को हम लोग उसके लिए सेफ्टी कैंपेन वगैरह चला के बताया जाएगा टू एलिमिनेट अवॉइडेबल एक्सीडेंट की, जो एक्सीडेंट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं उसके लिए सेफ्टी कैंपेन वगैरह प्रोग्राम चलाना है, ड्रॉ अप करना है, प्लानिंग कर लेना है। अभी मान लो, अभी देख रहे हो ना सीसीएल में कल ही एक माइंस में दुर्घटना हुआ है, गिद्दी ए जो कोलेरी है अरगड्डा एरिया में आता है, जहां पे एक डंपर जो है एक ओवरमैन पे चढ़ गया। सोच लो, पूरा शरीर में नहीं चढ़ा, उसका सिर्फ एक पैर में चढ़ा, पैर उसका कट गया जो पिक्चर में जो आया हुआ है हम लोग के पास में, और वहीं पे वो डेथ कर गया। एक सुपरवाइजर डंपर में चढ़ जा रहा है, मतलब एक सुपर क्या बोलो डंपर सुपरवाइजर के ऊपर चढ़ जा रहा है, इसी कारण एक्सीडेंट। थोड़ा सोच लो कितना बड़ा, जो भी बोलो क्या हुआ होगा उस केस में कि ओवरमैन वहां पे कैसे था, कैसे चढ़ गया। एक तो ओवरमैन तो मान लो एक सुपरवाइजरी पोस्ट हो गया, उसको दूसरा का सेफ्टी देखना है, वो खुद कैसे उस डंपर के लपेटे में आ गया, ये सोचो। ये सब सोचने वाली बात है। ये सब क्या है, अवॉइडेबल एक्सीडेंट है। इस एक्सीडेंट को क्या है कि अवॉइड किया जा सकता है। अब फिर क्या करेगा सीसीएल वाले, कौन डायरेक्टर वगैरह का मीटिंग होगा, जीएम सेफ्टी वगैरह सब रहेगा, एक दुर्घटना किस कारण से हुआ है ये रीजन निकालेगा, फिर बोलेगा सभी माइंस में उसका एटीआर मांगेगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्या आपके माइंस में जो प्रत्येक सुपरवाइजर है उसको एडिक्वेट ट्रेनिंग दिया गया है कि नहीं, कि डंपर के रास्ते में वो सुपरवाइजर कैसे आया। बहुत सारा तरह तरह का हर एक माइन से रिपोर्ट मांगा जाएगा, फिर हम लोग को बना के भेजना होगा। और उसके बाद फिर क्या है कि जो सेफ्टी कैंपेन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर एक साल डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ माइन वाइज और काउज वाइज एनालिसिस पे। अब क्या है कि ये सेफ्टी कैंपेन मान लो फंड वगैरह दे दिया डायरेक्टर कि हाँ ऐसा ऐसा आपको सेफ्टी कैंपेन चलाना है। जैसे होता है ना, अभी भी हम लोग माइंस में होता है कि सेफ्टी ड्राइव चलता है एचईएमएम वर्कशॉप पे, मतलब वर्कशॉप जो होता है जहाँ पे एचईएम वगैरह का मेंटेनेंस होता है, वहां पे एचईएम के मेंटेनेंस को लेके किस तरह का मेंटेनेंस होता है, उसका रखरखाव किस तरीके से होता है, उसके ऊपर एक दिन का सेफ्टी प्रोग्राम चलाया जाता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे चलाया जाता है, माइन सेफ्टी पे चलाया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो बोलोगी, ये सब जो सेफ्टी कैंपेन है ये सब उसी का देन है, ये पांचवा जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है। अब ये जो सेफ्टी कैंपेन बन गया, अब क्या है कि द इम्पैक्ट ऑफ सच सेफ्टी कैंपेन, कि उस सेफ्टी कैंपेन का कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसको कौन मॉनिटर करेगा। तो माइन लेवल पे मान लो मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर लोग मॉनिटर करेगा, लेकिन इसके लिए बोला है कि आईएसओ जो रहेगा, इम्पैक्ट ऑफ सच सेफ्टी कैंपेन शुड बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड बाय द आईएसओ। आईएसओ कंटिन्यू उसको मॉनिटर करेगा कि उस सेफ्टी कैंपेन का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ा और रिपोर्ट कर देगा किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। सर हाँ सर ये सेफ्टी कैंपेन चला रहे हैं, कबरीबाद में चला है, इस माइंस में चला, बहुत फायदेमंद रहा, वहां पे वर्कर लोग को ये चीज के बारे में जानकारी दिया गया, वर्कर लोग भी बहुत ध्यान से मन लगा के जो भी प्रोग्राम बताया गया समझे, उनके मन में जो जो क्वेश्चन था वो पूछे। और सर लेकिन है कि यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं, जो भी है इम्पैक्ट वो है कि वो आईएसओ मॉनिटर करेगा और रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ।
मतलब 3-3 मंथ के अंतराल पे सेफ्टी कैंपेन का इम्पैक्ट और उसको रिपोर्ट करेगा। और उसके अकॉर्डिंग भी क्या करेगा, ये जो रिपोर्ट हुआ है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, उसके अकॉर्डिंग अगर सेफ्टी कैंपेन में किसी प्रकार का कुछ चेंज करना होगा, कुछ अलग सोचना होगा तो फिर सोचेगा। दिस वुड इनेबल द बोर्ड टू इशू फ्रेश गाइडलाइंस इन द मैटर। तो मतलब क्या है, स्टार्ट कहाँ से किए हम लोग कि प्रत्येक कंपनी का एक सेफ्टी पॉलिसी होना चाहिए। सेफ्टी पॉलिसी में यहाँ तो स्पेशली ध्यान देना कि ये फील्ड इन द फील्ड ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय के बारे में सेफ्टी पॉलिसी। अब आ गया कि इसमें माइन वाइज काउज वाइज एक्सीडेंट का एनालिसिस किया जाएगा, पिछला लास्ट 3 साल का कौन करेगा, आईएसओ के द्वारा किया जाएगा। आईएसओ उस बेसिस पे क्या करेगा, माइन वाइज काउज वाइज जो एनालिसिस करेगा, इसका रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, उस बेसिस पे हर एक साल एक प्रोग्राम ड्रोन आउट करेगा, सेफ्टी कैंपेन चलाएगा। और उस सेफ्टी कैंपेन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कौन करेगा, आईएसओ करेगा। और उसका रिपोर्ट वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा, उसके अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रेश गाइडलाइन इशू करेगा। और प्रत्येक प्रत्येक साल कंपनी would bring out a report detailing the safety campaign launched and the result achieved। प्रत्येक साल क्या करेगा कंपनी सीसीएल कि हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटल 108 सेफ्टी कैंपेन लॉन्च किए हैं, सेफ्टी कैंपेन चलाए, जिसमें से हमारे 50,000 एम्प्लॉय, एग्जाम्पल दे रहे हैं, बेनिफिट हुए, तरह तरह की चीज बताएगा। और उसके बाद यहाँ पे आया है कि दिस रिपोर्ट्स वुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द ट्राइपार्टाइट कमिटी, जो हेडक्वार्टर लेवल पर एक तो होता है ट्राइपार्टाइट कमिटी मीटिंग अपना एरिया लेवल पे, जहाँ पे डीजीएमएस भी रहेगा, यहाँ पे भी यूनियन रहेगा और माइन मैनेजमेंट रहेगा। और एक ट्राइपार्टाइट सेफ्टी कमिटी मीटिंग होता है हेडक्वार्टर लेवल पे, हर एक सब्सिडरी का हेडक्वार्टर लेवल पे, जहाँ पे भी सीएमडी मैनेजमेंट में सीएमडी वगैरह रहेंगे, डीजीएमएस रहता है, वहां पे भी यूनियन रहता है। यहाँ पे जो यूनियन रहता है वो लोकल लेवल का, माइन लेवल पे। यहाँ पे जो यूनियन रहता है सुनते हैं एचएमएस बीएमएस का जो टॉप लीडर है, जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है ऑल ओवर इंडिया में, वो लोग इस सब मीटिंग में रहता है। तो जो फर्स्ट टाइम जो ट्राइपार्टाइट सेफ्टी कमेटी के बारे में भी जो बताया गया है ना, ये आगे अभी देखेंगे 5th में, तो ये 5th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में ही आया है। 5th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में ही ट्राइपार्टाइट सेफ्टी कमेटी के बारे में बताया गया है। देख लेते हैं वो कहाँ पे है। Based on the requirement of the trend manpower for the future development of mining industry, training programs should be launched. A tripartite committee should be set up to advise on the modality and infrastructure for such training। यही है, यही पाया है कि ट्राइपार्टाइट सेफ्टी कमेटी का भी एक व्यवस्था होना चाहिए। ये 5वां नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में ही ट्राइपार्टाइट सेफ्टी कमेटी के बारे में बताया गया। रेज हैंड कौन कर रहे हो, किसी किसी कुछ डाउट हो रहा है क्या, क्या बोल रहे हो विशाल, कुछ बोल रहे हो या गलती से हो गया, मिस्टेक से हो गया? सेफ्टी वीक जैसा नहीं यार, एक एक दिन का कुछ भी है, वो अभियान चला सकते हैं, तुमको एक दिन चलाने का मन करे, 2 दिन चलाने का मन करे, उस पर डिपेंड करता है। इसी में नेक्स्ट क्या है, ये था सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड सेफ्टी पॉलिसी। अब नेक्स्ट है कि माइंस में जो इक्विपमेंट फेलियर के कारण जो एक्सीडेंट होता है, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ड्यू टू फेलियर ऑफ द इक्विपमेंट, तो प्रत्येक माइनिंग कंपनी के पास एक वेल इक्विप्ड क्वालिटी कंट्रोल सेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो क्वालिटी कंट्रोल सेल के बारे में कहाँ बात किया गया है, ये 5th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में बात किया गया कि प्रत्येक माइनिंग कंपनी के पास जो इक्विपमेंट फेलियर के कारण जो एक्सीडेंट होता है, इसके लिए एक वेल इक्विप्ड क्वालिटी कंट्रोल सेल होना चाहिए, जिसका काम रहेगा सिर्फ परचेज और प्रोक्योरमेंट ना करे कि अच्छा क्वालिटी का सिर्फ इक्विपमेंट या अपरेटस ही परचेज
करने का काम नहीं रहेगा, जब बल्कि इसके अलावा उसका और क्या काम रहेगा, also monitor the performance of the same in actual use, की जब एक्चुअल यूज कर रहे हैं तो उस केस में उसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, तो ये काम क्वालिटी कंट्रोल सेल करेगा। तो ध्यान देना, यहां से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है कि इक्विपमेंट फेल्योर के कारण होने वाले एक्सीडेंट को रोकने के लिए प्रत्येक माइनिंग कंपनी के पास एक वेल इक्विप्ड क्या होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल सेल, क्वांटिटी कंट्रोल सेल, और दो ऑप्शन अनाप शनाप दे देगा तो क्या होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल सेल होना चाहिए। और उस क्वालिटी कंट्रोल सेल का क्या काम है, उसका काम तो इक्विपमेंट का परचेज प्रोक्योरमेंट करना तो है ही, इक्विपमेंट का तो खरीदना है ही, ऑपरेटर्स का तो खरीदना है ही, साथ में जब उसको फील्ड में यूज किया जा रहा है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उस परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना है। ठीक है, ये सेल क्या करेगा, ये जो क्वालिटी कंट्रोल सेल बनाया गया है, दिस सेल शुड आल्सो ले डाउन schedules for the proper maintenance and operation of such equipment and apparatus। प्रॉपर मेंटेनेंस का शेड्यूल, प्रॉपर ऑपरेशन किस तरीके से इक्विपमेंट का करना है वो पूरा ये क्वालिटी कंट्रोल सेल बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या रहेगा, पीरियोडिकल टेस्टिंग रहेगा इक्विपमेंट का, apparatus का, ये भी इसी क्वालिटी कंट्रोल सेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, जो है कि इफेक्टिव लाइजनिंग मतलब क्या, कनेक्शन रिलेशन, इफेक्टिव रिलेशन बना कर रखेगा डीजीएमएस के साथ, सीएमआरएस के साथ और अदर इंस्टीट्यूशन के साथ। और ये पांचवा में रिकमेंडेशन दिया है, तो पांचवा जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 1980 में हुआ है, दिसंबर 1980 में, तो इसमें बोला गया है कि मान लो आज मीटिंग हो रहा है, तो अचानक से तो कल तो सेटअप नहीं हो जाएगा, तो टाइम दिया, ये जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सेल है इसको 1981 मतलब एक साल 1981 जो साल है 1981 वो खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए। तो 1981 में क्वालिटी कंट्रोल सेल का हर एक माइनिंग कंपनी सेटअप किया है, बनाया। नेक्स्ट क्या है इसमें, एडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, जितने भी डिग्री 3 गैसी माइंस हैं वहां के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क होना चाहिए फॉर मॉनिटरिंग, एक तरीके से इन्वायरमेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क ऑफ इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये जितने भी डिग्री 3 गैसी माइंस है तो हर एक पल हम लोग इन्वायरमेंट का, अंडरग्राउंड का माइन इन्वायरमेंट पे नजर रखें, इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क होना चाहिए इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम का, इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, की 2 साल के अंदर ये व्यवस्था कर लेना है। नेक्स्ट क्या है कि टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, अंडरग्राउंड माइंस में आने वाले 5 वर्षों में फेज्ड मैनर में धीरे धीरे टेली कम्युनिकेशन सिस्टम ले आना है, जिसमें है कि जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टेंस, मैकेनाइजेशन, डिग्री ऑफ गैसीनेस और फायर प्रॉब्लम को लेके प्रायोरिटी बेसिस पे बनाए सेटअप किया जाएगा। और टेली कम्युनिकेशन सिस्टम प्रत्येक मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में आने वाले 2 वर्षों में हो जाना चाहिए, हर एक माइंस में। अंडरग्राउंड के लिए बोला है कि 5 साल में फेज मेनर में कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, लेकिन ओपन कास्ट में बोला था कि 2 साल में हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखना टेली कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी 5वां नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में बोला है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग ऑफ वर्कमैन। तो इसमें क्या बोला है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर होता है वहां पे ट्रेनिंग ये देना चाहिए कि आपको अपना जॉब किस प्रकार से करना है, कार्य को कैसे किया जाए, इसके बारे में ट्रेनिंग देना चाहिए, इसके बारे में आपको प्रशिक्षण देना चाहिए, ना कि याद दिखाने पर कार्य, ना कि याद दिखाने पर कि कार्य कैसे नहीं किया जाना चाहिए, ये नहीं करना है। मतलब जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जो ट्रेनिंग दिया जाता है, वो उसका ओरिएंटेशन, वो ट्रेनिंग होना चाहिए कि जॉब को आपको, आपका जो टास्क दिया गया है, आपको जो कार्य दिया गया उसको कैसे करना है, ये नहीं कि हाउ द जॉब शुड नॉट बी डन, इस जॉब को किस प्रकार से नहीं, कैसे नहीं करना है, उसके बारे में नहीं बताना है। एक होता है ना हाउ टू डू, हाउ नॉट टू डू, जो भी है,
डू डोंट, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है इसके बारे में बताना है, कैसे नहीं करना है उसके बारे में आपको नहीं बताना है। नेक्स्ट क्या है कि प्रत्येक माइनिंग कंपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव 5 ईयर स्कीम बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो पढ़ रहे ट्रेनिंग और रिट्रेनिंग को लेके है, तो 5 ईयर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाएगी कि जिसमें कि जो भी सुपरवाइजरी स्टाफ है, वर्कर है, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, उनके ट्रेनिंग के लिए, कि ये 1980 में मीटिंग हो रहा था, दिसंबर 1980 में, तो विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर बोला गया है कि हर एक माइनिंग कंपनी एक 5 साल का अपना एक प्रोग्राम बनाए, पहला ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का, इस तरीके से एक प्लान बनाए किसके ट्रेनिंग के लिए, कि जो भी सुपरवाइजरी स्टाफ है, जो वर्कर है, उसके ट्रेनिंग के लिए। और ये जो ट्रेनिंग स्कीम रहेगा शुड बी इम्प्लीमेंटेड देयर आफ्टर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और अदर एजेंसी। मान लो ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग मान लो किसी कहीं और ट्रेनिंग के लिए भेजना है, बाहर भेजना है, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हो, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कोई अदर एजेंसी हो, तो इस ट्रेनिंग को ये सब की हेल्प से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और अदर एजेंसी की हेल्प से इम्प्लीमेंट भी करना है। अब फिर नेक्स्ट क्या था, इसी में जो बताया कि ट्राइपार्टाइट कमेटी की बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेंड मैन पावर, फ्यूचर में 1980 में का बात चल रहा है, 1980 में ही सोचा गया था कि जो फ्यूचर डेवलपमेंट होगा माइनिंग इंडस्ट्री का, इसके लिए जो हम लोग को ट्रेंड मैन पावर का आवश्यकता होगा, तो उसके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, इसमें क्या है कि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेंड मैन पावर फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री, ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। अब इसके में क्या है कि इसी में बोला है कि एक ट्राइपार्टाइट सेफ्टी कमेटी भी सेटअप होना चाहिए, जो एडवाइस करेगा ऑन द मॉडलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सच ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सारा फैसिलिटी कैसा है, उस पर वो अपना एडवाइस देगा। अब नेक्स्ट आता है इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ के बारे में। स्टार्टिंग में भी हम लोग सेफ्टी पॉलिसी वाला में पढ़े हैं, माइन वाइज, काउज वाइज एनालिसिस आईएसओ करेगा, हर एक 3 मंथ में जो सेफ्टी कैंपेन का इम्पैक्ट हुआ है रिपोर्ट देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो आईएसओ जो है, इसको क्या है, सेफ्टी के लिए स्पेशली रखा गया है, इसको प्रोडक्शन से जरा सा नहीं फर्क पड़ता है। प्रोडक्शन से मतलब अच्छा आईएसओ वही होगा जो प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचेगा। हार्ड में जाए प्रोडक्शन, हम क्या देखेंगे, पहले हमको सेफ्टी देखना है माइंस का, हमको सेफ्टी के बारे में सोचना है। तो जो इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन एट ऑल लेवल, कि जो आईएसओ होता है वो प्रोडक्शन लाइन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको प्रोडक्शन लाइन से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं होना चाहिए। मान लो होता है ना, हेडक्वार्टर में भी प्रोडक्शन वाला एक टीम होता है कि जो हर एक माइन से बोलता है आपका आज का है प्रोडक्शन कम हुआ जी, कल क्यों, आज कम क्यों हुआ, कल कितना कीजिएगा, प्रोडक्शन वाला। तो उसको है कि हर एक लेवल पे जो प्रोडक्शन लाइन है उससे उसको मतलब ही नहीं, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट है। वो पूछेगा माइंस में जी तो माइन सेफ है, किसी पर कोई खतरा तो नहीं है, उस सेफ्टी के बारे में पूछेगा, उसको प्रोडक्शन से किसी पर कोई मतलब नहीं रहेगा। और जो आईएसओ का चीफ रहता है, चीफ ऑफ द आईएसओ जो होता है, वो एक सीनियर ऑफिसर होगा, नेक्स्ट इन द रैंक ओनली टू द डीटी। जो डायरेक्टर टेक्निकल किसी कंपनी का होता है, या किसी कंपनी का एमडी होता है, या जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसके जस्ट जो नेक्स्ट सीनियर आदमी होगा, मान लो सीएमडी हो गया, सीएमडी के बाद डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर से जस्ट नीचे जो होगा वो चीफ ऑफ आईएसओ होगा, चीफ ऑफ इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। और जो आईएसओ होना चाहिए नहीं कि आईएसओ सिर्फ माइनिंग का होता है, माइनिंग का नहीं, माइनिंग का तो रहेगा ही, माइनिंग का रहेगा, एक्सकेवेशन का रहेगा। अभी तक हम जो देखे हैं सीसीएल में, हम लोग के माइंस में जो भी आया है आईएसओ वाला, वो माइनिंग और एक्सकेवेशन का ही आया हुआ, इलेक्ट्रिकल का देखे नहीं है।
लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का होना चाहिए। आईएसओ में क्या होता है, एक टीम है जिसमें जीएम सेफ्टी भी हो सकता है, माइनिंग वाला आईएसओ रहेगा, इलेक्ट्रिकल वाला रहेगा, एक्सकेवेशन वाला रहेगा, हर एक डिपार्टमेंट का रह सकता है, ठीक है। और इसमें जो फील्ड सेटअप स्टार्ट होगा शुड अबव द लेवल ऑफ द माइन। ये तो जो सेफ्टी ऑफिसर होता है, ये क्वेश्चन बनता है, ये जो सेफ्टी ऑफिसर होता है माइन लेवल, ये एक स्पेशलिस्ट स्टाफ ऑफिसर है माइन मैनेजर का। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा कि विच अमंग द फ्लोइंग इज द स्पेशलिस्ट स्टाफ ऑफिसर ऑफ द माइन मैनेजर एट माइन लेवल, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, शिफ्ट इंचार्ज, माइन ओवरमैन, तो सेफ्टी ऑफिसर जो होता है वो स्पेशलिस्ट स्टाफ ऑफिसर होता है। इसलिए माइंस बोला जाता है कि माइंस मैनेजर के जस्ट के बाद, जो उससे जस्ट जो जूनियर होता है, सीनियर मोस्ट जो होता है माइन मैनेजर के बाद, उसी को सेफ्टी ऑफिसर बनाना चाहिए माइंस का। और ये लेकिन सेफ्टी ऑफिसर को आईएसओ का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। आईएसओ क्या बताया, आईएसओ एक सेफ्टी ऑफिसर माइन लेवल पे, तो आईएसओ जो है, आईएसओ का पार्ट सेफ्टी ऑफिसर को नहीं माना जाएगा, ठीक है। आईएसओ मतलब क्या बोलो, सेफ्टी ऑफिसर शुड नॉट बी डीम्ड टू बी द पार्ट ऑफ आईएसओ। अब नेक्स्ट था यहाँ पे कहानी ही तुम लोग बताना है, इसलिए इसको ले लिए हैं कि इन ऑर्डर दैट आईएसओ इज एबल टू प्ले एन इफेक्टिव रोल, आईएसओ एक इफेक्टिव रोल प्ले करे, इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस फॉर देयर फंक्शनिंग में भी लेट डाउन कवरिंग इंटरलाय द फ्लोइंग। आईएसओ का क्या रोल रहेगा, क्या फंक्शन रहेगा, तो उसमें है कि फॉर्मुलेशन ऑफ जो सेफ्टी पॉलिसी है कॉर्पोरेट लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे जो सेफ्टी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना होता है वो आईएसओ को ही करना रहता है। इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द स्टेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की, ये जो पॉलिसी बना दिया गया है, तो देखो ना माइंस लेवल पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन मॉनिटर कर रहा था, आईएसओ कर रहा था, वो उसी करेगा। पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द माइंस फॉर असेसिंग स्टेटस ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी का स्टेटस को जानने के लिए वो पीरियोडिकली माइंस का इंस्पेक्शन करेगा। अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है या डेंजरस ऑकरेंस होता है तो उसका इंक्वायरी करेगा। अगर एक्टिवली एसोसिएटेड इन ओपनिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड इन ऑब्टेनिंग परमिशन, रिलैक्सेशन एंड एग्जेम्पशन अंडर द स्टैट्यूट, कि अगर अंडरग्राउंड माइंस में न्यू डिस्ट्रिक्ट का ओपनिंग हो रहा है तो उससे वो एक्टिवली एकदम एसोसिएट रहेगा। और अगर कहीं किसी प्रकार से परमिशन, रिलैक्सेशन या एग्जेम्पशन मिल रहा है स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी वो पूरा एक्टिवली एसोसिएटेड रहेगा। और जो फाइंडिंग रहेगा आईएसओ का, उसको पिट सेफ्टी कमिटी में रखा जाएगा। कि आईएसओ मान लो माइंस में इंस्पेक्शन किया, तो माइंस ने इंस्पेक्शन क्या बोला कि आपका जो माइंस में होल रोड है, ट्रेवलिंग रोड जो है, वो होल रोड से सेपरेट होना चाहिए, आपके माइंस में नहीं है। आपके माइंस में जो बर्म बनाया जा रहा है, जो बर्म का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया जा रहा है। आपका ये जो टिपर चल रहा है या जो होल रोड ग्रेडियंट होना चाहिए, होल रोड ग्रेडियंट ये है। तो जो भी वो कमी पाएगा, जो भी फाइंडिंग्स होगा, तो उसको जो पिट सेफ्टी कमेटी का मीटिंग होता है वहां पे डिस्कशन के लिए उस पॉइंट को रखा जाएगा। क्या आईएसओ साहब इंस्पेक्शन करने के लिए आए हुए थे माइंस में, वो आउटसोर्सिंग का वर्कशॉप पे इंस्पेक्शन किए, देखे क्या कि वहां पे कंप्रेसर और वेल्डिंग वाला सेट एक ही रूम में रखा हुआ है, तो वो बोले हैं, सजेशन दिए हैं कि कंप्रेसर को सेपरेट रूम में रख दिया जाए। तो वो चीज फिर सेफ्टी कमेटी मीटिंग में डिस्कस कर लो। नेक्स्ट क्या है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। तो जो पिट सेफ्टी कमेटी का इंस्टीट्यूशन किया गया, द इंस्टीट्यूशन ऑफ पिट सेफ्टी कमेटी बीइंग ए फाइन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ ऑल कंसर्न्ड ऑन द माइन सेफ्टी एट यूनिट लेवल। यूनिट लेवल पे माइन सेफ्टी के लिए जो कोऑपरेटिव एफर्ट का एक फाइन एग्जांपल है, क्या है, ये जो पिट सेफ्टी कमेटी बनाया गया। तो ये पिट सेफ्टी कमेटी छोटा मोटा चीज नहीं है, पिट सेफ्टी कमेटी की बहुत पावरफुल चीज है। पार्टिसिपेशन बाय ऑफिशियल्स ऑफ हायर मैनेजमेंट इन डेलिब्रेशन ऑफ द कमेटी वुड इंश्योर पॉजिटिव इंकरेजमेंट। तो क्या बोलता है कि इसमें समय समय पे हायर मैनेजमेंट के द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए,
जिसके द्वारा क्या होगा कि पॉजिटिव इंकरेजमेंट की जो डेली मान लो वर्कमैन इंस्पेक्टर वर्कर आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉय मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर आपस में मिल के मान लो पिट सेफ्टी कमेटी मीटिंग कर रही, इसी में बीच में मान लो जीएम आ गया, कभी हेडक्वार्टर से कोई आ गया, जीएम सेफ्टी आ गया, हेडक्वार्टर से आईएसओ आ गया, तो क्या रहेगा, क्या नहीं साहब बड़े बड़े लोग भी आते हैं तो थोड़ा सब मोटिवेट ज्यादा रहेगा कि वैसे टाइम पास जैसा फील नहीं होगा। और इसका जो परफॉर्मेंस होना चाहिए पीरियोडिकली रिव्यू होना चाहिए एट लेवल हायर देन लोकल मैनेजमेंट लेवल, लोकल मैनेजमेंट लेवल से ऊपर लेवल पे पिट सेफ्टी कमेटी मीटिंग का जो वहां पे डिस्कशन होता है उसका जो मिनट्स बनता है उसका क्या होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए कि क्या सही तरीके से पिट सेफ्टी कमेटी कार्य कर रहा है कि नहीं। और फॉर इफेक्टिव लाइजन इसमें बोला जाता है क्या कि जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है वो ऑटोमेटिक, अगर वो वर्कमैन इंस्पेक्टर है तो सेफ्टी कमिटी जो होता है उसका वो ऑटोमेटिक है कि वो मेंबर रहेगा ही रहेगा, वही है वर्कमैन इंस्पेक्टर शुड बी एन एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द पिट सेफ्टी कमिटी। तो एक्स ऑफिसो मेंबर मतलब क्या कि अगर तुम वर्कमैन इंस्पेक्टर हो उस माइंस का तो तुम सेफ्टी कमिटी का मेंबर जरूर रहोगे। इसी तरीके से ये एक्स ऑफिसो जो वर्ड है ये सीएमआर में कहां पे यूज किया गया है, जल्दी से तुम लोग बताओ तो। ये जो एक्स ऑफिसो जो लिखा है वर्ड ये कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में भी स्टार्टिंग वाले रेगुलेशन में यूज किया गया है। कहां पे यूज किया गया है जल्दी से बताओ तुम लोग। जल्दी से बताओ तुम लोग। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में। अब बाकी लोग नहीं बता रहे हो, ध्यान रखो ये सब क्या है कि ऑटोमेटिक पावर बन मिल जाता है, ठीक है। जो रेगुलेशन नंबर 10 में दिया गया है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के बारे में, तो वहां पे चेयरमैन के बारे में बोला, ठीक है। जो चेयरमैन जो होता है मतलब जो चीफ इंस्पेक्टर क्या होता है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का चेयरमैन होता है। तो द बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर हु सेल बीट्स चेयरमैन। समझ में आया? मतलब क्या है कि जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन मतलब जो डीजीएमएस का चीफ इंस्पेक्टर होता है, ये बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन अगर टीम बनाया जा रहा है तो ऑटोमेटिक है कि वो उसका चेयरमैन होगा चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। तो एक ऑफिसो क्या मीनिंग होता है, एग्जैक्ट मीनिंग जो बताएं वही। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ रूफ फॉल एंड साइड फॉल एक्सीडेंट। तो why adopting the policy that with effect from 1/7/1982, no worker shall be permitted to work under unsupported roof that has been freshly exposed। तो प्रत्येक कंपनी को अपना एक प्लान, each company should plan and phase out the above program in 3 phase of 6 months। 6 मंथ के अंतराल में 3 बार में ये चीज खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए क्या है, सुटेबल सपोर्ट सिस्टम सिलेक्टेड और प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया है, वहां पे क्वालिटी कंट्रोल सेल सेटअप किया गया था, यहाँ पे स्टाटा कंट्रोल यूनिट सेटअप किया गया है। स्टाटा कंट्रोल यूनिट कहाँ पे सेटअप किया गया है, ये भी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 5 का रिकमेंडेशन है। Strata control unit. The Strata unit control unit should be set up in mining companies and the DGMS। DGMS में भी एक Strata control unit रहेगा, मतलब टीम रहेगा। वो टीम आके समय समय पे इंस्पेक्शन करेगा कि आपके माइंस में जो सपोर्ट लगाया गया है, पहले तो एसएसआर चलता था तो एसएसआर के अकॉर्डिंग लगाया गया है कि नहीं, अभी चलता है स्केम चलता है तो स्केम के अकॉर्डिंग लगाया गया है कि नहीं, वो चेक करेगा। In order to expose as few workers as possible under freshly exposed roof, multiple skills would be developed in consultation with the trade union। ये छोड़ दो। अब नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ फैटिग। थकान वगैरह के लिए, स्वास्थ्य के लिए
द इमीडिएट स्टेप शेल बी टेक, माइनिंग कंपनी के द्वारा तुरंत वैसा आवश्यक कदम उठाना चाहिए, किस चीज के लिए, टू एस्टेब्लिश द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन रिलेटिंग टू द इनिशियल एंड पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द माइन वर्कर। कि हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक माइनिंग कंपनी को आवश्यक कदम उठाना चाहिए कि जो भी आईएमई पीएमई के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो जाए। और नेक्स्ट क्या है कि देयर शुड बी सुटेबल मशीनरी, इंडस्ट्री लेवल पे भी जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो, और डीजीएमएस के पास भी सुटेबल इक्विपमेंट होना चाहिए जिसके द्वारा वो रेगुलर सर्वे कर पाए उन डस्ट इवेल्युएशन, जो डस्ट सर्वे होता है, और डस्ट कंट्रोल जो टेक्निक, जो डस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक, जो उपाय किया गया है वो कितना कारगर है उसका इवेल्युएशन भी करना है। नेक्स्ट क्या है, इन माइंस जो ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई है और एडिक्वेट वेंटिलेशन वर्किंग प्लेसेस पे इंश्योर करना चाहिए। ये भी कहाँ पे दिया गया है, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 5 में दिया है कि माइंस में ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई और एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए वर्किंग प्लेस पे, ये भी इंश्योर करने की बात है नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 5 में किया गया है। अगर लॉन्ग और आर्डुअस ट्रेवल रहेगा तो यहाँ पे भी कि मेन और ट्रांसपोर्टेशन आदमी के लिए मतलब क्या बोलो सुटेबल अरेंजमेंट करना चाहिए। तो आगे चल के बोला कि मेन राइडिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। जो 5वां में मेन राइडिंग का बात नहीं किया वो आने वाले जो नेक्स्ट नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ उधर बताया है। रिकॉग्नाइजिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय व्हाइल वर्किंग ओवर टाइम, employment of persons beyond their hour of normal duty should be minimized। मतलब क्या है कि बहुत वर्कर लोग ओवर टाइम के चक्कर में अपना स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख रहा है, पैसा कमाने के चक्कर में ओटी कर रहा है। तो ओटी का ओवर टाइम का क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, सभी को पता है ओवर टाइम में क्या कितना मिलता है वेजेज, रेट ऑफ वेजेज क्या हो जाता है ओवर टाइम में, जल्दी से बता। ओवर टाइम में ये माइंस में तुम लोग पढ़े होंगे कि जो नॉर्मल सैलरी मिलता है किसी दिन अगर वो व्यक्ति ओवर टाइम कर लिया कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है डबल वगैरह वाला, ठीक है। तो डबल के चक्कर में क्या करता है आदमी, जो 8 घंटे का वर्किंग आवर उससे ज्यादा कर लेता है और उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ जाता है। इस सब के लिए भी वर्कर लोग को थोड़ा जागरूक करना है, समझाना है। नेक्स्ट बोला है एक्यूरेसी ऑफ माइन प्लान, कि माइन प्लान एक्यूरेट कैसे होगा। तब पता चला है कि माइनिंग कंपनी को एक अपने सभी मैन पावर का रियलिस्टिक सर्वे करना है चाहिए कि रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ द सर्वे एंड सपोर्टिंग पर्सनल रिक्वायर्ड टू फुलफिल स्टैट्यूटरी एंड अदर ऑब्लिगेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 महीने के अंदर प्रत्येक माइनिंग कंपनी को एक रियलिस्टिक सर्वे करके उसको अपना ऊपर लेवल तक पहुंचा देना है अपना बात कि हम सर्वे किए, हमको मेरे पास इतना इतना मैन पावर का शॉर्टेज है, ये हमको सर्वे का इक्विपमेंट है। अब मैन पावर का शॉर्टेज है तो इसके लिए माइनिंग कंपनी फिर क्या करना चाहिए, शुड रिक्रूट सर्वे अप्रेंटिस और उसके ट्रेनिंग के लिए, और साथ में क्या है इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए फॉर ट्रेनिंग ऑफ माइन सर्वेयर आइदर बाय, या तो आप एक ओपनिंग कीजिए स्पेशलाइज्ड कोर्स इन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में, या जो पॉलिटेक्निक है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है अंडर द सर्वे ऑफ इंडिया उसके द्वारा उसके साथ कोलैबोरेशन कीजिए और वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होता है ना, तो देखो कि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में कौन कौन यूनियन का टॉप लीडर वगैरह बैठता है। लेकिन नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस तो हमेशा होता नहीं है, तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में भी तुम लोग अपना बात अगर पहुंचवा दोगे कि माइंस में इतना इतना सुपरवाइजर का कमी हो गवर्नमेंट सरकार का और सब्सिडरी के द्वारा लगातार वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा, तो माइनिंग कंपनी को बोला जाए वैकेंसी निकालने का, तो ये भी एक मंच हो सकता है
लेकिन ये मंच कब सजेगा, कब लगेगा, ये कुछ पता नहीं। ठीक है, अब सोच लो कि माइंस में कभी डिजास्टर वगैरह होगा, अधिकतर तो वही हुआ, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तभी हुआ है। कभी डिजास्टर वगैरह कुछ होगा तो फिर तुरंत सेटअप हो जाएगा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। तो ये जो एक्यूरेसी ऑफ माइन प्लान के बारे में बात किया जा रहा है, डिटेल नहीं जा रहे हैं। एक ये ध्यान रखना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइन रेस्क्यू सर्विस, जो भी माइन रेस्क्यू सर्विस उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज कीजिए, इसके बारे में बात किया है। और लास्ट में बात किया है रोल एंड फंक्शन ऑफ डीजीएमएस, क्योंकि नेशनलाइजेशन हुआ है, उसके बाद 1980 में हुआ है। तो पहले क्या था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। अब क्या हो गया, कोल इंडिया वगैरह बना तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, माइनिंग एक तरीके से किया जाने लगा। इसमें डीजीएमएस का रोल और फंक्शन चेंज हो गया, तो इसके लिए सारा चीज दिया गया है, रोल एंड फंक्शन ऑफ डीजीएमएस के बारे में। ये था 5वां नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। और तुमको एक मेन मेन पॉइंट है कि लिखना है, ज्यादा कुछ डिटेल नहीं लिखना। डिटेल जो बताए हैं वो है कि तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए स्टोरी के रूप में, या स्टोरी के रूप में रहेगा तो उससे क्या रहेगा, वो समझने में, याद करने में थोड़ा आसानी हो। तो ये, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। तुम लोग क्लास रेगुलर अटेंड करो, मॉक टेस्ट जो दिए हैं मॉक टेस्ट दो, जो अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिए हो वो मॉक टेस्ट लेकर जरूर मॉक टेस्ट दो। क्योंकि पहले तो बोलते थे कि 5900 या 6000 क्वेश्चन है। अभी जो तुम लोग इतना दिन मॉक टेस्ट हुआ है, 14 से 15 मॉक टेस्ट लिए हैं, तो कम से कम 15 मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन एवरेज अगर मान के चलते हैं तो 600 क्वेश्चन तुम लोग को नया हो गया। मतलब मेरा अब जो मॉक टेस्ट में जो पहले 6000 क्वेश्चन था, तब मान के चलो 6500 क्वेश्चन हो गया। तो ऑलरेडी तुम लोग को 4 अटेम्प्ट मिल रहा है। एक अटेम्प्ट तो जो हम लिंक शेयर करते हैं वो हो गया, और 3 अटेम्प्ट तुम लोग को वहां मिल रहा है। तो मॉक टेस्ट को तुम लोग सभी लोग सीरियसली दो। वो तुमसे हम कंडीशन नहीं पूछ रहे किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ओवर टाइम जो भी है वो डबल हो जाता है। किसी को पूछना है पूछ लो, नहीं तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो लड़का लोग माइनिंग प्लस का जो 6500 क्वेश्चन है, इसमें 134 क्वेश्चन में लड़का लोग रिपोर्ट किया है। तो रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है सर, प्लीज एक्सप्लेन। अब प्लीज एक्सप्लेन के लिए तुम मेरा न्यूमेरिकल वीडियो देखो, इस रिपोर्ट को हम डिसमिस कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कि ये जो बेंच हाइट है 10 मीटर, बर्डन 4 मीटर, स्पेसिंग 5 मीटर, सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर, एक होल में 110 केजी एक्सप्लोसिव डाला जा रहा है, डेंसिटी 2500 केजी है, तो पाउडर फैक्टर क्या होगा। इसमें लड़का क्या रिपोर्ट किया है कि सर इसमें तो 4.54 आ रहा है। दस गुने 5 गुने 4 गुने 2.5 देख लेते हैं। बेंच हाइट 10 तक 40 बचे 200, 200 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 200 इंटू 2.5, एक जीरो काट दो, 500 है, 500 डिवाइड बाय 110, 500 डिवाइड बाय 110 कितना आएगा, 500 डिवाइड बाय 110 50/11, 4.54। ठीक है, 4.54 ही आंसर होगा। इसका आंसर क्या गलत ले लिए हैं क्या इसमें। अच्छा, इसमें आंसर 5 ले लिया गया है, इसलिए वो लड़का रिपोर्ट क्या ठीक किया है। और कर दे रहे हैं इसमें है कि
रिजल्ट को रीएवेलुएट कर दे रहे हैं, सबका रिजल्ट दोबारा से मिल जाएगा इसमें। स्टार्टिंग में बोला ना वैकेंसी तो जरूर आएगा, लेकिन कब आएगा? मई में आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया है, तो जून का इंतजार करो। ठीक है, थैंक यू।